हेलो स्टूडेंट, आज अपन व्याकरण का जो पार्ट है निबंध और एक जो चैप्टर है आपकी अर्थशास्त्र के पत्र, उन दोनों चैप्टर को करेंगे। निबंध के अंदर ऐसा है कि यद्यपि ये पहले 5 नंबर का चैप्टर था, अब जो है इसको चैप्टर को थोड़ा शॉर्टली करके और निश्चित भागों में 3 भागों में इस निबंध को बांट दिया गया है। एक तो आप देखो करंट जो सब्जेक्ट है, मतलब जो समसामयिक विषय है। एक जो विभिन्न समस्याओं पर आधारित निबंध है वो कर दिया गया है। तो इसका यदि पैटर्न देखा जाए निबंध के बारे में, ऐसा माना जाता है कि यदि टोटल निबंधों की श्रेणियों को देखा जाए तो ये बहुत लेंथी सिलेबस हो जाता है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। लेकिन यदि हम 3 भागों में मुख्यतः इसको बांट के इसको यदि पढ़े तो अमूमन ऐसा माना जाता है कि उनमें से कोई ना कोई निबंध एक आ जाता है। तो आज जब हम निबंध पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आप लोगों के सामने जिस तरह से निबंध के 3 भाग करके और जो निबंध आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप इस पौन घंटे की क्लास के अंदर जिन निबंधों को सुनेंगे पढ़ेंगे उनको यदि आप कर लेते हैं तो मेरी गारंटी रही, मेरा वादा रहा कि उससे बाहर निबंध नहीं आता है। एकाध निबंध, यद्यपि 4 निबंध होते हैं उनमें से कोई एक करना होता है। और एक चैप्टर अपन करेंगे अर्थशास्त्रीय पत्र। देखो पत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अपने सिलेबस के अंदर जो अर्थशास्त्र के पत्र है वो है, उस चैप्टर को करेंगे। यद्यपि वो भी आपके 3-4 भागों में डिवाइडेड है। क्वेश्चन एक ही है लेकिन 3-4 बिंदु है। अर्थशास्त्र के पत्र हो गया, विज्ञप्ति हो गई, फिर निविदा हो गई, फिर अधिसूचना हो गई। लेकिन यदि हम अर्थशास्त्र के पत्र कर लेते हैं तो लगभग चांस ये रहता है कि अथवा वाले क्वेश्चन में एक अर्थशास्त्र के पत्र लगभग संभावना ये रहती है कि आ जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र के पत्र करें और उसके पैटर्न के बारे में जानें। देखिए अर्थशास्त्र के पत्र एक अलग चीज है, बाकी जो 4 चीजें हैं अर्थशास्त्र के पत्र के अलावा, उसमें आपके जो एक तो निविदा होती है, निविदा एक होता है आपकी विज्ञप्ति, एक होता है ज्ञापन, एक होती है अधिसूचना। अब एक तरफ अर्थशास्त्र के पत्र है और 4 ये चैप्टर है। तो एक्चुअल में बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग इन 5 चैप्टर में से ही आपके कोई एक क्वेश्चन अथवा में आता है। मान लीजिए एक अर्थशास्त्र के पत्र आ गया क्वेश्चन में और एक अथवा में आपके आ गया, मान लीजिए ज्ञापन आ गया या निविदा आ गई। तो ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई है, इनका तो लिखने का ढंग लगभग 99% यथावत रहता है, एक जैसा रहता है। जरूर थोड़ी निविदा इन सब से हटकर है। निविदा के अंदर थोड़ा ज्यादा भाग हमें लिखना पड़ता है, थोड़ा जो है लेंथी होता है, उसका फॉर्मेट जो होता है, प्रारूप होता है। बाकी बात करें अपन विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना, तो उसके अंदर ऐसा है कि एक तो क्रमांक लिखा जाता है, एक दिनांक लिखी जाती है और एक जो सब्जेक्ट विषय जिसके ऊपर लिखा जा रहा है। बाकी आगे की जो लैंग्वेजिंग है, जो भाषा है, वो लगभग एक सी रहती है। तो जैसे कि हमने पिछले जो है अपने वीडियो के अंदर बताया था, जो अपठित गद्यांश और पद्यांश हमने किए थे, जो 12 नंबर का चैप्टर था, तो उसी तरह ये भी कोई छोटे चैप्टर नहीं है, कम अंकों के नहीं है। निबंध और जो अर्थशास्त्र के पत्र दोनों आप कर लेते हैं तो 10 नंबर का जो नंबरिंग है वो आपकी कवर हो जाती है। तो अब अपन स्टार्ट निबंध करते हैं। उससे पहले थोड़ी निबंध के बारे में बेसिक जानकारी अपन जान लेते हैं कि निबंध आखिर, यद्यपि एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एग्जाम के अंदर लिखा हुआ होता है कि निम्न में से कोई एक निबंध पर, अलग अलग वर्षों में अलग अलग शब्दों में निबंध लिखने की परंपरा रही है। वो नंबरिंग के आधार पे, कभी 4 नंबर का आता है, कभी 5 नंबर का, कभी 6 नंबर का, कभी 8 नंबर का भी रहा है। तो उसके आधार पे शब्दों में लिखना पड़ता है। मान लीजिए 200 शब्दों से स्टार्ट होता है, 200 शब्दों में लिखिए, 250 शब्दों में लिखिए, 300 शब्दों में लिखिए, यहां तक 400 शब्दों में, और कई बार निबंध 10-10 नंबर के आए तो 500 शब्दों में भी रहा है। अब देखिए निबंध गद्य साहित्य, ये आप अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि पद्य साहित्य में काव्य भाग होता है, काव्यांश होता है, और गद्य साहित्य में कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, पटकथा है, इत्यादि चीजें होती है।
गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। निबंध को गद्य की कसौटी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव होता है। रामचंद्र वर्मा ने गद्य में लिखित प्रबंध साहित्यिक रोचक गुंफन लेख को निबंध माना है। अब देखो, निबंध का मतलब है विचारों को बांधना, बिल्कुल सही बात है, ये मतलब इसका शाब्दिक अर्थ है। बंध का मतलब होता है बांधना, इन विचारों को एक सूत्र में बांधना, एक भाव में बांधना, एक विचारधारा में बांधना। बंध से बने निबंध शब्द का अर्थ विचारों को आकर्षक और क्रमबद्ध तरीके से बांधना है। निबंध फ्रांसीसी भाषा के ऐसे ही और अंग्रेजी भाषा के ऐसे का पर्यायवाची। आप देखो इंग्लिश के अंदर ऐसे पढ़ते हो, ESSAY, मतलब एक पैराग्राफ भी होता है, लेकिन निबंध का अंग्रेजी शब्द का मूल ऐसे है, ये अंग्रेजी भाषा का है, और फ्रांसीसी भाषा का SI, इसका हिंदी रूपांतरण आपके क्या है, निबंध है। अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार जॉनसन ने कहा कि निबंध मन का आकस्मिक और उच्छृंखल आवेग, असंबंध और चिंतहीन बुद्धि विलास मात्र है। निबंध में भाव तत्व का होना अनिवार्य है। बाबू गुलाब राय हिंदी साहित्य के बड़े निबंधकार हैं, उनको कहते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता और आवश्यक संगति और संबंधता के साथ किया गया हो। यद्यपि ये चीजें एग्जाम की दृष्टि से मायने नहीं रखती, लेकिन थोड़ा सा निबंध के बारे में बेसिक चीजें जो आपको बताई गई कि निबंध आखिर कहते किसको है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि किसी विषय विशेष के ऊपर किन्हीं विचारों को एक निश्चित भाव में बांध देना निबंध कहलाता है। अब देखिए इसके आवश्यक तत्व क्या है, ये भी बताया। निबंध की एक अच्छे निबंध की विशेषताएं क्या है, ये भी बताई हुई है, लेकिन इनका अपन डीपली अध्ययन नहीं करेंगे, जो अपने काम की चीज है वो करेंगे। फिर ये बताया लेखन शैली की दृष्टि निबंध के भेद कितने हैं, 4 भेद बताए हुए हैं। रचना की दृष्टि से निबंध के प्रकार कितने हैं, तो 6 प्रकार बताए हुए हैं। निबंध लेखन का जो किन किन तत्वों बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो निबंध का आरंभ कहाँ से होता है, निबंध का मध्य भाग क्या होता है, और उसके बाद निबंध का अंत क्या होता है। लेकिन अपने जो मेन काम की चीज है वो ये रही आपके स्क्रीन के ऊपर। अब जो विधिवत रूप से मुख्य चीजें ये है, हमेशा ये ध्यान रहे कि निबंध की किसी विषय के ऊपर आओ, सबसे पहला जो पॉइंट है वो निबंध का होता है आपके प्रस्तावना, और अंतिम जो पॉइंट होता है ये तो प्रथम पॉइंट होता है। प्रथम बिंदु किसको माना जाता है, प्रस्तावना, या फिर इसको भूमिका भी लिख सकते हैं आप। और अंतिम जो बिंदु है वो आपके माना जाता है उपसंहार को। अब आप इस चीज का ध्यान रहे कि प्रस्तावना क्या चीज है। कोई भी चीज का बेस तैयार करना, उसका बैकग्राउंड तैयार करना, उसको सही ढंग से पेश करना, वो आपके क्या कहलाती है, प्रस्तावना कहलाती है। तो ये अपन दिमाग में ये निश्चित रूप से रखें कि मान लीजिए आतंकवाद के ऊपर निबंध आ रहा है, तो निबंध की एक विशेषता होती है कि कभी भी जिस विषय के ऊपर लिखा जा रहा है डायरेक्टली प्रस्तावना में उस विषय पर मत जाइए, बल्कि उससे पहले उसके संबंध में जो अन्य जानकारियां हैं उस तक पहुंचने के लिए बातें लिखी जाती है, ताकि नंबर परीक्षा में अच्छे आए। यद्यपि हम एक जो आपके सामने निबंध दिया हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में भी आया हुआ है, लोकल जो एग्जाम होते हैं कक्षा 9 और 11 की अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाओं में आया हुआ है, और कंटिन्यू 5-6 वर्षों में कहीं न कहीं ये निबंध आता रहता है। इसलिए हमने यदि ऑथेंटिक रूप से देखा जाए तो लगभग 70 से लेकर 80 निबंध जो है हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार सिलेबस के अंदर है, लेकिन उन सबको करना पॉसिबल नहीं होता। एक बच्चे के लिए ये सारे जो चैप्टर है उनको करने से बाकी जो विषय होते हैं उनसे अपन अनभिज्ञ रह जाते हैं, उनका सही ढंग से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसलिए निबंध में रटने की प्रवृत्ति कम रखी जाए, निबंध के जो फॉर्मूला है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। निबंध में पॉइंट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो हमेशा ये सूत्र है कि 10 से लेकर 15 के बीच निबंध है वो कम से कम याद किया जाए। और उसके अंदर ऐसा है कि आप पॉइंट निश्चित रूप से रट के रखिए,
पहला पॉइंट प्रस्तावना और अंतिम पॉइंट उपसार। इनके अलावा बीच की देखो, हम ये जब निबंध के भाग पढ़ रहे थे तो 3 भाग हमने देखे थे। कितने भाग देखे थे? 3 भाग। तो 3 भाग कौन कौन से थे? प्रारंभ, उसके बाद दूसरा भाग क्या देखा था? मध्य और अंत। तीनों पे अपने को प्रकाश डालना ही पड़ेगा। अगर आप इन तीनों पे प्रकाश नहीं डालेंगे तो पूरे नंबर नहीं आते हैं। इन तीनों पे यदि प्रकाश डाल लिया, प्रारंभ यानी उसका उपसार सही ढंग से रख लिया, और अंत का मतलब क्या होता है? प्रारंभ हो गया जैसे भूमिका, और इसका अंत हो गया आपके जैसे उपसंहार। तो ये दोनों बहुत जरूरी है, इनके ऊपर नजर डालना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप प्रारंभ और अंत पे नजर नहीं डालते हैं तो वो बेहतर ढंग से बन ही नहीं सकता। और मध्य भाग जो होता है, अन्य पॉइंट्स अपन लिखते हैं। मान लीजिए अपन भ्रष्टाचार पे लिख रहे हैं, तो प्रारंभ क्या हो गया? उसका उपसार, प्रस्तावना। अंत क्या हो गया? उपसार। और मध्य क्या हो गया? कि आतंकवाद के कारण, आतंकवाद से होने वाली हानियां या दुष्परिणाम, और आतंकवाद को रोकने के उपाय। इस तरह समझे आप। कोई भी निबंध का जो प्रारंभिक भाग है मतलब उसकी क्या है? प्रस्तावना। उसका अंत भाग क्या है? उपसार है। मतलब ये 2 चीज मेन है। ये प्रारंभिक, ये निबंध का आप लिख सकते हैं, इसको प्रारंभ माना जाता है, और इसको क्या माना जाता है? अंत माना जाता है। ये ध्यान रखो, अंत होता है उपसार से, प्रारंभ होता है प्रस्तावना से। ये ध्यान में रहे अच्छी तरह से आप लोगों के। और मध्य भाग क्या होता है? मध्य भाग में जैसे उसके कारण हो गए, हानियां हो गई, लाभ हो गए, और रोकने के उपाय हो गए। इस तरह की चीजें हैं, वो किसके अंदर आ जाएगी? आपके मध्य भाग के अंदर। ये सारे किसके अंदर आएंगे? मध्य भाग के अंदर। बस ये दिमाग में आपको रखना ही रखना है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम निबंध को इस तरह से बांट ले, निबंध को 3 भागों में बांट ले, तो निश्चित तौर पर फिर कुछ भी चीज अछूती नहीं रह जाती। फिर हर बिंदु को टच कर लेते हो आप, और जब हर बिंदु को टच कर लेते हो तो स्वाभाविक तौर पर निबंध जो है वो बेहतर ढंग से हो ही जाता है। अब मैं आपको और कुछ 8-10 निबंध बताता हूं और उसके बारे में बेसिक जानकारी देता हूं। उससे पहले 1-2 निबंध हमारे सामने है। स्वच्छ भारत अभियान, आज की दृष्टि से देखा जाए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। स्वच्छ भारत अभियान नाम से भी जानते हैं, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के नाम से भी जानते हैं, और भी कई नामों से जानते हैं। लेकिन इसके अंदर आपके सामने 5 पॉइंट दिए हुए, आप देखिए। पहला, स्वच्छता क्या है, तो इसकी जगह आप प्रस्तावना या भूमिका भी लिख सकते हैं। इससे पहले आप क्या बना सकते हैं? इसकी प्रस्तावना या फिर भूमिका भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए अलग से लैंग्वेज तैयार करनी पड़ती है कि भारत के अंदर सरकारों द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती रही है, चाहे वो पर्यावरण के बारे में हो, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में हो, चाहे रोजगार के बारे में हो, या अन्य कई प्रकार की योजनाओं का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन जो पिछले दशक से जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में विषय रहा वो है स्वच्छता, क्योंकि केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस पर आवाज उठी है। जब से पर्यावरण में प्रदूषण होने लगा, जब से हमारा जो पर्यावरण दूषित होने लगा, तब से निरंतर आवाज उठती रही, विशेषतया भारत के संदर्भ में, कि जब तक स्वच्छता पे बल नहीं डाला जाएगा तब तक विभिन्न प्रकार के जो संकट है उनसे मुक्ति पाना पॉसिबल नहीं है। उनसे मुक्त होना अत्यंत क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। जैसे ये प्रस्तावना भूमिका हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट क्या ले सकते हैं आप? स्वच्छता क्या है, इसकी परिभाषा। तो निरंतर प्रयोग में आने पर वातावरण के प्रभाव से वस्तु या स्थान मलिन होता रहता है, चाहे धूल हो, चाहे पानी हो, धूप हो, चाहे कूड़ा करकट की परत को साफ करना, धोना, मेल और गंदगी को हटाना स्वच्छता कही जाती है। चाहे अपना शरीर हो, चाहे अपने वस्त्र हो, घर हो, गलियां हो, नालियां हो, यहां तक कि अपने मोहल्ले और नगरों को स्वच्छ रखना
हम सभी का दायित्व है। तो ये स्वच्छता की एक संक्षिप्त सी परिभाषा हुई। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो बुक्स के अंदर, डेस्क वर्क के अंदर, पासबुक के अंदर या जो लिखा हुआ कहीं पर कॉपी के अंदर उसको रटें। यदि आपको उस विषय के बारे में जानकारी है तो आप अपने मन से भी निबंध लिख सकते हो। और मन से लिखे हुए निबंध का हमेशा ये तय रहा है कि यदि आप उस विषय के बारे में भली भांति जानते हैं और मन से लिखते हैं तो यकीन मानिए नंबर पक्के ज्यादा आते हैं, क्योंकि रटे हुए जो बिंदु होते हैं उसके बारे में निबंध लिखना इतना आसान नहीं होता, इसलिए उसमें नंबर भी कम आने की संभावना रहती है। और यदि हम किसी विषय पर अपने मन से लिखते हैं, अगर उस विषय के बारे में हमारी जानकारी पुख्ता है तो पक्का उसके अंदर नंबर भी ज्यादा आने की संभावना रहती है। अब दूसरा पॉइंट हमारे सामने स्वच्छता के प्रकार। तो अब देखो, स्वच्छता मोटे रूप में दो भागों में देख सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत स्वच्छता और एक होती है सार्वजनिक स्वच्छता। अब इन दो भागों को समझ लेते हैं अपन। अब व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है कि जैसे अपने कपड़े साफ सुथरे रखना, अपने शरीर को साफ सुथरा रखना, और अपन स्वयं जितना एक व्यक्ति होने के नाते रख सकते हैं वो व्यक्तिगत स्वच्छता है। जैसे अपने शरीर को स्नान आदि स्वच्छ बनाना, घर में झाड़ू पोंछा लगाना, स्नान घर शौचालय को वीक संक्रामक पदार्थों द्वारा स्वच्छ रखना, घर और घर के सामने से बहने वाली नालियों की सफाई रखना, ये सभी किस में आ जाते हैं? व्यक्तिगत में। व्यक्तिगत का मतलब पर्सनली। उसके बाद क्या आता है? सार्वजनिक, जो पब्लिक डोमेन में है, मतलब जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, अस्पताल हो गए, बस स्टैंड हो गया, उन स्थानों पर यदि हम स्वच्छता का पालन करते हैं तो वो किसके अंदर आ जाएंगे? आपके सार्वजनिक स्वच्छता में। जैसे हमारा मोहल्ला है, हमारा नगर है, प्राय नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, इसके अंदर आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि बस स्टॉप है, जैसे चिकित्सालय है, जैसे रेलवे स्टेशन है, जैसे हवाई अड्डा है, इत्यादि जगहों पर यदि अपन साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा? आपके सार्वजनिक के अंदर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। और जो बाकी अपने व्यक्तिगत रूप से अपन साफ सफाई रखते हैं वो किसके अंदर आ जाता है? व्यक्तिगत स्वच्छता में। तो ये बहुत आसान है याद रखना। पहले याद रखिए, सबसे पहले प्रस्तावना, फिर स्वच्छता की परिभाषा कि अपने से जुड़ी हुई सब चीजों को साफ सुथरा रखना। अपने कपड़े हो, अपना शरीर हो, अपने जो शौचालय हो, अपने जो स्नान घर हो, अपने घर की गलियां हो, घर का आंगन हो, घर के पूरा मकान हो, उसको सही ढंग से साफ सुथरा रखना स्वच्छता है। वो परिभाषा हो गई। स्वच्छता क्या है ये भी लिख सकते हो, स्वच्छता क्या है, या फिर उसके ऑब्लिक में ये भी लिख सकते हो कि स्वच्छता की परिभाषा, स्वच्छता की परिभाषा, ये भी लिख सकते हैं अपन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपके? स्वच्छता के प्रकार। तो दो प्रकार हो गए। पहला प्रकार क्या था? व्यक्तिगत स्वच्छता, और दूसरा प्रकार था सार्वजनिक स्वच्छता। ये दो प्रकार हो गए। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं स्वच्छता के लाभ, क्योंकि हानि तो इसकी होनी नहीं। कुछ ऐसे निबंध हमको देखने को मिलेंगे अपने आगे जिसके अंदर हानि लाभ दोनों है। जैसे दूरदर्शन हो गया, जैसे कंप्यूटर हो गया, जैसे मोबाइल हो गया, जैसे इंटरनेट हो गया, वो आगे करेंगे अपन। जैसे स्वच्छता है, जैसे मान लीजिए कोई अपने काम में आने वाली चीजें हैं तो उनका लाभ ही लाभ है, हानि कुछ है नहीं। कुछ ऐसे भी पढ़ेंगे जिसके केवल हानियां, लाभ कुछ है नहीं। जैसे आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, मूल्य वृद्धि है, पर्यावरण प्रदूषण है, उनके लाभ कुछ नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा है जिसके अंदर ओनली क्या है? लाभ है। तो कहा गया कि स्वच्छता ईश्वर प्रिय है। ईश्वर की कृपा पात्र बनने की दृष्टि से नहीं अपितु अपने मानव जीवन को सुखी और सुरक्षित, तनाव मुक्त बनाए रखने के लिए स्वच्छता आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। मलिनता या गंदगी न केवल आंखों को बुरी लगती बल्कि इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी सीधा संबंध होता है। गंदगी रोगों को जन्म देती है, प्रदूषण की जननी है और हमारी असभ्यता की निशानी है। अतः व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखने में योगदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। स्वच्छता के उपयुक्त प्रत्यक्ष लाभों के अलावा इसके अप्रत्यक्ष लाभ भी है। जैसे सार्वजनिक स्वच्छता से व्यक्ति और शासन दोनों लाभान्वित होते हैं। बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय होने वाले सरकारी खर्च में भी कमी आती है। इस बचत से अन्य सेवाओं में उपयोग किया जा सकता है। तो आप देखिए, इसके अंदर भी बड़े इजी वे में आप लिख सकते हो कि भाई स्वच्छता से लाभ क्या होता है। अब आप देखो
कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छता से लाभ है, रोग जो है वो 0 हो जाते हैं। इसके अलावा शरीर जो है वो एकदम स्वस्थ और अष्टपुष्ट रहता है, ये भी फायदा है, अष्टपुष्ट रहता है। जो व्यय है वो शून्य हो जाता है स्वास्थ्य सेवाओं पर, स्वास्थ्य पर। तो ये कई फायदे इससे होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि स्वच्छता से लाभ क्या है। तो इसके अंदर आप आराम से लिख सकते हो कि स्वास्थ्य, एक तो सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य से हमारे कई प्रकार की बीमारियां नहीं के बराबर हो जाती है, बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है। दूसरा, यदि स्वच्छता रखेंगे तो वहां का वातावरण खुशनुमा रहेगा, कोई भी आने वाला हमारी प्रशंसा करेगा। इसके अलावा हमारे जो अनावश्यक व्यय है बीमारियों पर, उनसे होने से बच जाएगा और उन पैसों को आप अन्य जो है सेवाएं उनमें खर्च कर सकते हैं। तो स्वच्छता के ये लाभ है। अगला पॉइंट अपन लेते हैं, तो स्वच्छता और हमारा योगदान, नेक्स्ट पॉइंट है। पॉइंट नंबर, आप पॉइंट बाई पॉइंट देखिए कि पहला पॉइंट प्रस्तावना और भूमिका ले लिया, दूसरा स्वच्छता क्या है या स्वच्छता की परिभाषा, इसको 2 नंबर ले लेते हैं अपन, ये पहला ले लिया। इसको स्वच्छता के प्रकार वाले को 3 नंबर ले लिया, स्वच्छता के लाभ को 4, और फिर 5वां पॉइंट है स्वच्छता के हमारा योगदान। तो इसको अपन 5वां पॉइंट ले लेते हैं मान लो। तो इसके अंदर हमारा योगदान क्या है, तो आमतौर पर ये देखते हैं कि हम सरकारों पर डिपेंड हो जाते हैं कि साफ सफाई रखना, स्वच्छता को रखना केवल नगर पालिका सरकार का काम है, लेकिन नहीं, यहां पर हमें अपना कर्तव्य समझना होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के अंदर एक ड्यूटी, एक कर्तव्य निर्धारित कर दिया कि जनप्रतिनिधि, सरपंच से वार्ड पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक, प्रति जो रविवार है उन्होंने एक टैग दे दिया था, नया सवेरा। और हमारे पूर्व जो मसीहा है आपके महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने भी स्वच्छता पर बड़ा प्रकाश डाला। तो स्वच्छता में हमें केवल सरकारों पर डिपेंड नहीं रहना है, केवल नगर पालिका है, नगर परिषद है, ग्राम पंचायत है, उस पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि हमें भी अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से योगदान देना चाहिए। जहां पर भी आपको देखिए, अपने स्वयं की तरफ से तो अस्वच्छता फैलानी नहीं है, गंदगी फैलानी नहीं है, बल्कि कहीं पर आपको कूड़ा करकट दिखाई देता है, प्लास्टिक दिखाई देता है, गंदगी दिखाई देती है, तो हम सबका ये पूर्ण दायित्व है कि हम उसको, अगर कोई आपको जो है स्वच्छता भंग करता हुआ दिखता है, गंदगी करता हुआ दिखता है, तो उन लोगों को टोकना चाहिए और खुद भी जितना कम से कम हो सके, जो विशेष तौर से चाहे अपना घर हो, चाहे सार्वजनिक स्थान हो, चिकित्सालय हो, बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डे हो, और कोई सार्वजनिक स्थान हो, विद्यालय हो, वहां कॉलेज हो, वहां पर हमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमारे घर से लेकर आप देखो, चाहे घर हो, गली हो, शहर हो, कॉलोनी हो, और कोई सार्वजनिक स्थान हो, वहां पर हमारा दायित्व बनता है कि हमें स्वयं भी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। और उसके बाद लास्ट जो अपना पॉइंट आता है, छठा, वो है उपसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, इसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से निरंतर किया। अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, सेलिब्रिटीज इनमें भाग ले रहे हैं। जनता को इससे अपने स्तर से पूरा सहयोग देना चाहिए। इसके साथ गांव में खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करना चाहिए। तो उपसार में मतलब जैसे संक्षिप्त में कोई चीज को अपन रिपीट करते हैं ना, उसको उपसार बोला जाता है। और प्रस्तावना में उसको जो बेसिकली बिंदु पर आया जाता है, मतलब जो चीज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ना, उससे पहले उसका बेस तैयार करना, तो हो गई प्रस्तावना। और उपसार मतलब उसको शॉर्ट में वापस चीज बताना। तो मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान पे निबंध आता है, तो उपसार में आप ये लिखोगे कि देश के प्रधानमंत्री ने जब इतना ज्यादा इसका क्रेज दिया है, प्रधानमंत्री जब इतने गंभीर है इस विषय को लेकर, उन्होंने निरंतर ये बताने का प्रयास किया कि चाहे केंद्र सरकार में मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, या छोटे मोटे कर्मचारी हो, उन सबको स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। तो हर आम नागरिक का ये दायित्व बनता है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। तो अवश्य एक एक व्यक्ति स्वच्छता पे ध्यान देगा तो देश अवश्य स्वच्छ हो जाएगा। यह आपके हो जाता है इसमें उपसंहार।
देखिए आप, तो अपन यहाँ पे एक निबंध तो यहां पर आप लोगों ने अवश्य कर लिया है, लेकिन उससे पहले अपन आपको मैं बताता हूं कि इसके अलावा भी आपको कौन कौन से निबंध करने हैं। तो मैं आपको निबंधों के कुछ एक नाम बताता हूं। एक तो आपको जो हानियों वाले निबंध है, लाभ नहीं, जैसे जिसमें हानियां हैं केवल, या केवल जिसमें क्या है, समस्या पर आधारित, समस्या पर आधारित, उसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट निबंध आपको बता देता हूं। सबसे पहले जैसे आतंकवाद हो गया, उसके अलावा दूसरा आपके हो गया पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा आपके हो गया मूल्य वृद्धि अथवा महंगाई, इसके अलावा आपके हो गया भ्रष्टाचार, उसके अलावा आपके हो गया बेरोजगारी। ये तो हो गई आपकी समस्याओं पर आधारित, मतलब इन एक जनसंख्या वृद्धि भी ले सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि। तो ये तो निबंध जो मैं आपको बता रहा हूं, ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा ही होगा, और ये सारे किस पर आधारित है, इनसे मतलब कुछ फायदा नहीं होना है, ये सब क्या है, हानियों पे आधारित है, मतलब इनसे हानि ही होनी है, कोई फायदा नहीं होना है। दूसरा भाग अपन लेते हैं जो हानि और लाभ जिससे दोनों है, हानि लाभ दोनों वाली कैटेगरी का कौन सा हो गया, जैसे आपके दूरदर्शन हो गया, जैसे आपकी विज्ञान हो गया, जैसे आपकी मोबाइल हो गया, जैसे आपकी कंप्यूटर हो गया, जैसे आपकी इंटरनेट हो गया। तो ये कुछ निबंध ऐसे हैं जिनसे लाभ और हानि दोनों है। अब आप देखिए ये जितने भी निबंध है, इन सब से आपके लाभ और हानि दोनों है। ये ध्यान में रखना है। और एक कैटेगरी ऐसी है जैसे 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का भारत हो गया, और इसके अलावा आपके जीवन में अनुशासन या खेलों का महत्व, अनुशासन या खेलों का महत्व, ये हो गया। इसके अलावा आपकी कोरोना है, इसके अलावा आपकी नोटबंदी या फिर मुद्रा विमुद्रीकरण। अगर ये निबंध लगभग आप कर लेते हैं, और 15वां तो आपके स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान, तो चांस पूरा बनता है कि लगभग इनमें से आ जाता है। और अगर ये आप करते हैं तो 6 जो निबंध मैंने आपके सामने लिखे हैं जो समस्याओं पर आधारित है, जिनकी केवल हानियां हैं, तो इनका लिखने का ढंग सबका एक जैसा होगा। कैसे, प्रस्तावना लिख दी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि यदि आपने प्रस्तावना लिख दी, प्रस्तावना लिखने के बाद इनका जो है परिभाषा लिख दी कि आतंकवाद कहते किसे है, उसके बाद तीसरा पॉइंट यदि लिख दिया आतंकवाद के कारण, चौथा पॉइंट लिख दिया आतंकवाद के दुष्परिणाम, और पांचवा ये लिख दिया आतंकवाद को रोकने के उपाय, और छठा लिख दिया उपसार। तो टोटली जो 6 सब्जेक्ट बताए मैंने आपको, हो सकता है 1-2 और भी हो, सबकी पॉइंट्स सेम रहेंगे। जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, तो पर्यावरण प्रदूषण सबसे पहले आप प्रस्तावना या भूमिका, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा,
उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, फिर पर्यावरण प्रदूषण से समस्याएं, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण को जो है रोकने के उपाय, और लास्ट में उपसार आ जाता है। फिर आ जाता है मूल्य वृद्धि या महंगाई। तो सबसे पहले इसकी प्रस्तावना, उसके बाद मूल्य वृद्धि क्या है, महंगाई क्या है, उसके बाद महंगाई के दुष्परिणाम, उसके बाद महंगाई को रोकने के उपाय, और लास्ट में उपसार आ जाता है। फिर आ जाता है आपके भ्रष्टाचार, उस प्रस्तावना, भ्रष्टाचार की परिभाषा, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय, और लास्ट में उपसार। सबके 6-6 पॉइंट है। वो केवल वर्ड बदलना है, आतंकवाद की जगह भ्रष्टाचार रखना है या भ्रष्टाचार की जगह महंगाई रखना है। उसके बाद बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी में प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद आ जाता है आपके बेरोजगारी की परिभाषा, रोजगार का नहीं होना बेरोजगारी कहलाता है, बेकारी भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद होता है बेरोजगारी के कारण, उसके बाद हो जाता है बेरोजगारी के दुष्परिणाम, उसके बाद है बेरोजगारी को रोकने के उपाय, और लास्ट में हो जाता है आपके उपसार। लास्ट में जनसंख्या वृद्धि है, सेम परिभाषा है। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर जनसंख्या वृद्धि क्या है, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, और लास्ट में आ जाता है आपके उपसार। एक चीज यहां पे नोट करने वाली है, अगर ये निबंध आप पढ़ते हैं 6 निबंध, तो इसके अंदर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं 6 निबंध, उन सब में कहीं न कहीं मूल कारण इन सब का जनसंख्या वृद्धि है, निश्चित तौर पर। क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होगी तो आतंकवाद भी होगा, जनसंख्या ज्यादा होगी तो पर्यावरण प्रदूषण भी होगा, जनसंख्या ज्यादा होगी तो महंगाई भी होगा, जनसंख्या ज्यादा होगी तो भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, और जनसंख्या ज्यादा होगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जो मैं 5 समस्याएं आपको बता रहा हूं, उनमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली मूल कारण जनसंख्या, और भी कारण है, कई कारण है। देखो, आतंकवाद के कई कारण है, भ्रष्टाचार के कई कारण है, बेरोजगारी के कई कारण है, मूल्य वृद्धि के कई कारण है, किंतु पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण है। लेकिन इन सब के मूल में जो सबसे बड़ा कारण है वो है जनसंख्या का बढ़ना। तो आप एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं। यदि आप इनमें से कोई आ जाता है, तो जिस तरह मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, वो पॉइंट 6 याद कर लीजिए, और 6 के 6 निबंधों के पॉइंट, हर एक के 6-6 पॉइंट है, और सबके बिल्कुल सेम है। हानि भी होता है, लाभ भी होता है, उसका दुष्परिणाम भी होता है, रोकने के उपाय होते हैं, और पहला और अंतिम पॉइंट, पहला प्रस्तावना, अंतिम उपसार, और बीच में 4 जो पॉइंट, हानि, लाभ, दुष्परिणाम, रोकने के उपाय और उसके कारण, यदि 6-7 पॉइंट बन जाते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं, जैसे इधर वाला जो कैटेगरी है, जो मैंने 5 निबंध आपको दिए हैं, इन निबंधों की बात करें तो सबसे पहले दूरदर्शन आता है, मान लो। तो इसके अंदर दूरदर्शन में प्रस्तावना हो गई, प्रस्तावना के बाद दूरदर्शन की परिभाषा, उसके बाद दूरदर्शन के लाभ, उसके बाद दूरदर्शन से हानियां, और उसके बाद सावधानियां भी लिख सकते हैं, और लास्ट में उपसार आ जाता है। उसके बाद सेकंड जो है विज्ञान, विज्ञान का भी सेम है। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर विज्ञान की परिभाषा, फिर विज्ञान से लाभ, विज्ञान से हानियां, फिर सावधानियां, और लास्ट में आप उपसार लिख सकते हैं। उसके बाद आता है मोबाइल, तो मोबाइल के अंदर भी प्रस्तावना, मोबाइल की परिभाषा, उसके बाद मोबाइल से लाभ, मोबाइल से हानियां, हानियों से बचने के उपाय, और उसके बाद लास्ट में आ जाता है उपसार। फिर आता है आपके कंप्यूटर, सेम कंप्यूटर, सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद कंप्यूटर की परिभाषा, उसके बाद कंप्यूटर से लाभ, कंप्यूटर से हानियां, कंप्यूटर की हानियों से बचने के उपाय, और लास्ट में आ जाता है आपके उपसार। उसके बाद इंटरनेट आता है, जो आज की मूल समस्याओं की जड़ है वो इंटरनेट है। सबसे पहले इसकी क्या, प्रस्तावना, उसके बाद क्या आ जाता है, इंटरनेट की परिभाषा, उसके बाद इंटरनेट से लाभ, इंटरनेट से हानियां, और उसके बाद आ जाता है उपसार। इन 2 कैटेगरी वाले निबंधों के अलावा आपके जो मैंने ये कोरोना लिखा है, स्वच्छ भारत अभियान लिखा है, नोटबंदी यानी मुद्रा विमुद्रीकरण लिखा है, तो ये इनको समसामयिक निबंध या करंट अफेयर का कहा जाता है। समसामयिक भी बोलते हैं इनको, समसामयिक विषयों पर आधारित। इनको क्या बोलते हैं, समसामयिक विषयों पर आधारित निबंध। इनको क्या कहा जाता है, समसामयिक विषयों पर आधारित कहा जाता है। ये जो चीज लिखी वो अलग है। और एक आपकी 21वीं सदी का भारत या युवाओं का भारत भी बोल सकते हैं, और एक, हाँ, अगर आपके करंट का आता है तो मैंने जो 15 नंबर बोला है उसके बाद
16वां है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको जो है कैशलेस अर्थव्यवस्था, ये भी बोल सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुल 16 निबंध जो मैंने आपको बता दिया है, जीवन में अनुशासन या खेलों का महत्व, ये भी है। अगर आप इन 16 निबंधों को कर लेते हैं, मैं वापस रिपीट कर देता हूं, 6 तो केवल समस्याओं पर आधारित है, आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, मूल्यवर्धी या महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि। 5 आपके जिनके हानि भी है और लाभ भी है, जैसे सबसे पहले दूरदर्शन के लाभ हानि, विज्ञान के लाभ हानि, मोबाइल के लाभ हानि, कंप्यूटर के लाभ हानि, इंटरनेट के लाभ हानि, 11 ये हो गए। और उसके बाद 21वीं सदी का भारत हो गया। फिर नेक्स्ट जीवन में अनुशासन का महत्व हो गया। उसके बाद कोरोना एक महामारी के बारे में हो गया। फिर नोटबंदी या मुद्रा विमुद्रीकरण, और स्वच्छ भारत अभियान तो हमने पहले देखा ही है। और लास्ट में जो है डिजिटल इंडिया या कैशलेस अर्थव्यवस्था। यदि ये निबंध आप सही ढंग से कर लेते हैं तो आपको 80-90 करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक है 99% यह संभावना बनती कि इनमें से कोई एक आ जाता है। तो निबंध के बारे में जहां तक मैं समझता हूं, यदि आप जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, लेकिन ध्यान रहे कि निबंध यदि आप पॉइंटों से लिखोगे तो नंबर ज्यादा आने की संभावना है, और निबंध यदि डायरेक्टली आप लिखोगे तो फिर नंबर पूरे आने की संभावना नहीं है। तो इस बात का ध्यान रहे कि निबंध के अंदर पॉइंट अवश्य बनाएं। सबसे पहला पॉइंट प्रस्तावना किसी हालत में नहीं भूलें, और सबसे लास्ट वाला पॉइंट उपसार किसी हालत में नहीं भूलें। ये उनका प्रारंभ और अंत कहलाता है निबंध का, और मध्य भाग का भी महत्व होता है। देखिए यहां पर निबंध के बारे में जब अपन बात करते हैं तो कोई ऐसी चीज होती है कि कोई का जो शुरुआत अच्छी होती है एंड खराब होता है, या फिर शुरुआत खराब होती है एंड अच्छा होता है, या फिर दोनों ही खराब होते हैं, शुरुआत और अंत, और मध्य अच्छा होता है। लेकिन निबंध के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसके तीनों पार्ट बराबर महत्व रखते हैं। यदि आप प्रस्तावना अच्छी नहीं लिखते हैं तो भी बेहतर निबंध नहीं माना जाता, यदि आप मध्य भाग नहीं लिखते हैं तो भी बेहतर निबंध नहीं माना जाता, और एंड पे भी अच्छे से नहीं पहुंचे तो भी अच्छा नहीं माना जाता। तो हमें तीनों भागों को कवर करना है, और तीनों भागों को आप तभी कवर कर पाएंगे यदि इनके अलावा कोई भी निबंध आ भी जाता है। तो यदि ये फॉर्मूला आप अपनाते हैं तो निश्चित रहिए कि आप 99% नंबर निबंध में ला सकते हैं, निबंध में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि प्रस्तावना लिखने से लगभग 50% पार्ट निबंध का पूरा हो जाता है। उसके बाद जो उपसार लिखते हैं उससे 20% पूरा हो जाता है, और 30% जो पार्ट है वो मध्य भाग में रहता है। इसलिए हमें प्रस्तावना तो किसी स्थिति में लिखनी ही लिखनी है। प्रस्तावना के बिना तो निबंध स्टार्ट ही नहीं माना जाता। यदि आप प्रस्तावना नहीं लिखते तो निबंध बेहतर नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। तो मेरा ये मानना है, और आप लोगों को बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखना है कि 5-6 नंबर का जो ये चैप्टर है, यदि आपको ढंग से कवर करना है तो बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग से, सुंदर अक्षरों में, और शुरू से लेकर अंत तक सुंदर ढंग से लिखना है, हर एक पहलू को टच करना है, तो अवश्य इसमें पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। यदि आप इसको रफली लिखते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं कि या तो प्रारंभिक भाग को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं और एंड में जाते जाते विषय से भटक जाते हैं, तब भी आधे से ज्यादा नंबर नहीं आते, या फिर शुरुआत में ढंग से नहीं लिख पाते, एंड में जाते जाते अच्छा लिख देते हैं, तब भी नहीं मिलता। इसलिए ध्यान रहे, मैंने इसको 3 भागों में इसलिए आपको बांट करके बताया है कि निबंध में शुरू से अंत तक आपको विषय से नहीं भटकना है, विषय के ऊपर रहना है, और बहुत कॉन्फिडेंस से, मन से उस विषय के बारे में जितनी आपकी जानकारी है, जो आपका बिल्कुल ज्ञान है, उसको उसमें प्रदर्शित करना है, तो अवश्य उसके अंदर आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब अपन अगला चैप्टर जो है, एक 4 नंबर का चैप्टर है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अर्थशास्त्र के पत्र बोलते हैं, और उसके जो ओब्लिक में है वो आपके निविदा है, फिर विज्ञप्ति है, उसके बाद ज्ञापन है, और अधिसूचना है। तो अपन आगे बढ़े दूसरे चैप्टर की तरफ निबंध को पूरा होने के बाद। तो ये रहा आपके सामने अपना जो अगला चैप्टर है, रचना पत्र और प्रारूप लेखन। तो इसके अंदर पत्र लेखन के बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई है, यद्यपि क्वेश्चन आपका ये नहीं है
यहाँ पर जरूर जैसे निबंध के बारे में जानकारी दी, वैसे पत्र लेखन की अच्छी विशेषताएं कि अच्छा पत्र कैसा होना चाहिए, ये जानकारी दी हुई है। अपने जो चैप्टर के अंदर है वो आपके अर्थशास्त्र के पत्र कोर्स में है। ये अपने जो बोर्ड के अंदर 4 नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है आपके अर्थशास्त्र के पत्र। अर्थशास्त्र के पत्र भी है और इसी के साथ ही उसी चैप्टर के अंदर विज्ञप्ति भी है, उसी चैप्टर के अंदर आपकी निविदा भी है, उसी चैप्टर के अंदर जो आपकी अधिसूचना भी है और उसी के अंदर जो है ज्ञापन है। तो इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें क्या है लगभग एक सी ही है, अलग नहीं है। अब आपके सामने एक पूरा अर्थशास्त्र के पत्र का फॉर्मेट दिया हुआ है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अर्थशास्त्र के पत्र के लिखने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि इसके अंदर एक तो प्रेषक होता है और एक आपके क्या होता है प्रेषित। अर्थशास्त्र के पत्र एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला और प्रेषित का मतलब क्या होता है, जिसको भेजा जा रहा है, जिसको भेजा जा रहा है। ये हो गया आपके प्रेषित, मतलब जिसको भेजा जा रहा है वो क्या हो गया प्रेषित। अब इसके अंदर ऐसा है कि अर्थशास्त्र के पत्र एक्चुअल में होता क्या है, ये सरकारी होता है, मतलब निजी बिल्कुल नहीं होता। एक जो सरकारी अधिकारी है वो दूसरे सरकारी अधिकारी को लिखता है, उसको अर्धशासकीय पत्र बोला जाता है। ये निश्चित तौर पर आपने देखो कई प्रार्थना पत्र है, कई शिकायती पत्र है, कई व्यक्तिगत पत्र है लिखे होंगे, बधाई पत्र लिखे होंगे, संवेदना पत्र लिखे होंगे, शुभकामना पत्र लिखे होंगे और भी कई तरह के श्रद्धांजलि वगैरह। लेकिन ये जो पत्र है एक सरकारी अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है, मतलब अर्थशास्त्र के पत्र में निश्चित तौर पर लिखने वाला भी कौन होगा, सरकारी अधिकारी, जिसको लिख रहा है वो भी कौन होगा, सरकारी अधिकारी। तो इसके अंदर अपने को प्रेषक उसको कहा जाता है जो पत्र भेज रहा है, जो लिख रहा है, लिखने वाला। किसको बोलते हैं प्रेषक, लिखने वाले को। और प्रेषित किसको कहते हैं, जिसको लिखा जा रहा है, जिसको लिखा जा रहा है, ये कहते हैं प्रेषित। बस यही ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रेषक किसको कहते हैं और प्रेषित किसको कहते हैं। प्रेषक यानी भेजने वाला और प्रेषित यानी जिसको भेजा जा रहा है। अब आपके सामने देखिए एक अर्थशास्त्र के पत्र दिया हुआ है, जो लिख रहा है कौन, शासन सचिव लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, आपके देखिए अपने किसी कर्मचारी को लिख रहे हैं। शिक्षा विभाग का सचिवालय भेज रहा है शासन सचिव को। तो इसके अंदर मान लीजिए ये प्रेषक हो गया, ये क्या हो गया प्रेषक यानी भेजने वाले हो गए, और ये कौन हो गए प्रेषित। इसके अंदर आप देखो पहले तो जो विभाग है भेजने वाला, यहां पर विभाग का नाम लिखा हुआ है कि कौन विभाग का नाम, की कौन सा विभाग भेज रहा है। उसके बाद जो आपकी स्थान का नाम वो भी ऐड करना है। उसके बाद आपको क्या लिखनी है, दिनांक लिखनी है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, पत्र क्रमांक। ये ध्यान में रहे, ये 4 चीजें ऐड होती है इसके अंदर। एक तो विभाग का नाम, दूसरा स्थान का नाम, तीसरा दिनांक और चौथा जो है पत्र क्रमांक। ये जो भाग यहां पे दिया हुआ है इसको इस तरह आपको क्या करना है, बांटना है। ये हो गई आपके दिनांक और ये हो गया क्या, पत्र क्रमांक। तो ये 4 चीजें ऐड करनी ही करनी है। यदि आपको अर्थशास्त्र की पत्र लिखना है तो ये 4 चीजें करनी है। एक तो कौन सा विभाग भेज रहा है, जैसे यहां पर शिक्षा विभाग भेज रहा है, शिक्षा विभाग का हेड ऑफिस कहां है, शासन सचिवालय जयपुर। ये लिखने के बाद आपको उसका दिनांक लिखना है उसी रो में। उसके बाद नीचे लिखना है पत्र क्रमांक। तो ये ऐसा पत्र क्या है, यहां पर जो लिखा है अर्धशासकीय पत्र
क्रमांक, ये जो शॉर्टकट में लिखा है ये है, और ये जो संख्या लिखी हुई है ये उस कार्यालय की संख्या है जो कोई भी काल्पनिक लिखनी होती है। ये आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन शॉर्ट में ये लिखा है। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर, उसके बाद ऑब्लिक 5 और 24 भी लिख सकते हैं। क्रमांक इस तरह भी आप ऐड कर सकते हैं। जो आपके कार्यालय का पहला वर्डिंग है उस वर्डिंग के आधार पर भी आप क्रमांक सेट कर सकते हैं, क्योंकि क्रमांक काल्पनिक रहता है, दिनांक भी काल्पनिक रहती है। तो ये लिख रहे हैं कि राजस्थान के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के आधारभूत केंद्र है। इनमें ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर विद्यार्थी अध्ययनरत है, अतः शैक्षणिक वातावरण निरंतर बनाए रखने के लिए विषय अध्यापकों की नियुक्ति, मतलब जो सब्जेक्ट टीचर है उनको नियुक्त करना। पहला विषय क्या दिया इन्होंने, सबसे पहली चीज क्या दी है, विषय अध्यापकों की नियुक्ति। रिक्त पदों पर समायोजन द्वारा शिक्षण, समयबद्ध कार्य योजना। तीसरी चीज, शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी चाहिए, इससे उत्तम और गुणवत्तापरक वातावरण निर्मित होगा। आशा है आप अपनी श्रेष्ठ भूमिका से इस पुनित कार्य में सफल होंगे। धन्यवाद। भवदीय विजय जैन। अब ये लिख किसको रहे हैं, संजय वर्मा, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान। तो आपको इसको देखो कि यहां पर आपके प्रेषक कौन होंगे, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेषक कौन होंगे, आपके शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर, शासन सचिवालय जयपुर, ये हो गए प्रेषक। और दूसरी तरफ आप प्रेषित लिख सकते हो। तो प्रेषित कौन है, मतलब जिसको भेजा जा रहा है कौन है, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान। इस तरह भी लिख सकते हो। मैंने ये दूसरा आपको तरीका बताया है। ये मान लो स्टार्टिंग है, सबसे पहले ये लिख दिया, उसके बाद यहां पर आप क्या लिख दीजिए, दिनांक लिख दीजिए, उसके बाद आप क्या लिख देंगे, पत्र क्रमांक लिख दीजिए। अब पत्र क्रमांक के अंदर एक रूल है कि आप जो विभाग लिख रहा है, मान लो शिक्षा विभाग लिख रहा है तो सी वी सा स जय, ये लिखने के बाद कोई भी काल्पनिक अंक लिख दीजिए और आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप यदि चाहते हैं उस तरह लिखना तो वो थोड़ा लेंथ ज्यादा पड़ता है। ये अन्य तरीका है लिखने का आपके अर्थशास्त्र के पत्र का। एक तो आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है कि इस तरह अर्थशास्त्र के पत्र लिखना चाहिए, जो इस तरह से दिया हुआ है आपके सामने। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस तरह नहीं लिखकर अर्थशास्त्र के पत्र दूसरे माध्यम से लिखे, तो सबसे पहले प्रेषक लिखे। प्रेषक आपके यहाँ भेजने वाला शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर, तो ये प्रेषक लिख दिया। उसके बाद उधर भेजने जिसको भेजा जा रहा है उसको प्रेषित बोलते हैं। तो कौन है, नीचे लिखा है श्री संजय वर्मा, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। उसके बाद जैसे ये दोनों भाग पूरे हो जाते हैं, उसके बाद जैसा इसमें भी लिखा हुआ है दिनांक लिखी हुई है, जैसे दिनांक वाली लाइन, लेकिन ध्यान रहे कि सेपरेट लाइन में लिखना है। जिस लाइन में दिनांक लिखी है उस लाइन में पत्र क्रमांक नहीं लिखा जाए, या फिर जो प्रेषक और प्रेषित का एड्रेस लिखा है, पता लिखा है, उन लाइनों के अंदर भी किसी भी स्थिति में ये मान के चलना चाहिए कि हमें पक्का आगे उस लाइनों में किसी भी स्थिति में आगे दूसरा दिनांक या पत्र क्रमांक नहीं लिखना है, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो वो रॉन्ग तरीका माना जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये दोनों जो भाग है वो अलग अलग रखें तो ठीक रहे, क्योंकि अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो फिर यहां पर गलती होने की संभावना है कि एक ही लाइन में, जैसे शिक्षा विभाग शासन सचिवालय एक लाइन में लिख दिया, अगली लाइन में दिनांक लिख दिया, तो ये रॉन्ग हो जाता है। इसलिए ये जो फॉर्मेट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है, वो सबसे बेहतर रहेगा। मान लीजिए एक अन्य उदाहरण के रूप में अपन और देख लेते हैं कि एक निबंध मान लो लिख रहा है सचिव शिक्षा विभाग का, किसको लिख रहा है, मान लो शिक्षा विभाग सचिव लिख रहा है, ठीक है, ये शिक्षा विभाग लिख दिया। और किसको लिख रहा है, प्रेषित समस्त प्रधानाचार्य, किसको लिख दिया, समस्त प्रधानाचार्य। अब मान लो किसके बारे में लिख रहे हैं, बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में लिख रहे हैं, तो इस तरह आप प्रेषक लिख दीजिए यहाँ पे,
जैसा मैंने इस पत्र के बारे में बताया, एक तरफ प्रेषक इन भेजने वाले का और एक तरफ किसका लिख दीजिए, प्रेषित का। तो उसके अंदर समस्त प्रधानाचार्य जो है जोधपुर संभाग, और उसके बाद नीचे यहां पर दिनांक लिख देंगे आप, और नई लाइन में क्या लिख देंगे, क्रमांक। तो ये जो लिखने का ढंग है वो सबसे बेहतर रहेगा। और विषय आ जाएगा, यद्यपि यहां पर विषय नहीं दिया हुआ है। यदि आप विषय लिखते हैं तो जहां पर प्रिय वर्मा जी लिखा है उससे पहले यहां पर विषय लिख सकते हैं आप, ताकि और भी अच्छा आकर्षक बने पत्र। अब ये तो बात थी अर्थशास्त्र के पत्र की। देखिए, अर्थशास्त्र के पत्र के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ये रखना होगा कि जितने भी सरकारी कार्यालय है उन सरकारी कार्यालयों के बारे में थोड़ी सी व्यवहारिक जानकारी हमें होनी चाहिए, तब ही हम लिख सकते हैं। अगर हमें उसके बारे में व्यवहारिक जानकारी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर हम जो है ये अर्थशास्त्र के पत्र नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कोई भी विभाग के द्वारा, किसी भी अधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी अधिकारी को लिखा जाता है। यहां पर भी आपने नोट किया है कि शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर से लिख रहा है, लेकिन लिखा भी किसको है, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा। तो लिखने वाला भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का है और जिसको लिख रहे हैं वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। तो इसके अंदर जब तक हमें उस विभाग के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक ये लिखना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ध्यान रहे, थोड़ा सा उन डिपार्टमेंट्स के बारे में हमें जानकारी रखना आवश्यक है। तो ये तो अर्थशास्त्र के पत्र के बारे में यदि इतना आप देख समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो मेरे हिसाब से इसको लिखना बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं रह जाता, डिफिकल्ट नहीं रह जाता। मैंने आपको एक तो जो स्क्रीन के ऊपर जो आपके सामने एक अर्थशास्त्र के पत्र का नमूना था, एक प्रारूप था, फॉर्मेट था, इस ढंग से भी लिख सकते हैं। और जो मैंने आपके सामने दूसरा तरीका बताने का प्रयास किया है, जो बॉक्स के अंदर बंद करके आगे की जो लैंग्वेज है, यहां तक की लैंग्वेज जो यहां पर लिखित रूप में आपको मिली है, उसकी जगह मैंने जो फॉर्मेट है वो ये यहां पे क्या किया है, प्रेषक जो ऊपर लिख दिया और प्रेषित क्या लिख दिया नीचे। यहां पर ये प्रेषक यहां पे लिखा है इन्होंने और प्रेषित ठीक यहां जाते लिखा है। तो उसकी जगह मैं आपको ये बताना चाहता था कि इन दोनों को एक ही संदर्भ में, एक ही समांतर जगह पर जो आप जिस तरह लिख रहे हैं ना, तो आपकी लेफ्ट हैंड के अंदर आप प्रेषक लिख सकते हैं और राइट हैंड के अंदर प्रेषित लिख सकते हैं। और जिन लाइनों में प्रेषक और प्रेषित लिखा है उन लाइनों में और कुछ नहीं लिखा जाए। जहां भी ये खत्म हो जाता है दोनों विभागों का एड्रेस, उसके जस्ट नीचे वाली जो लाइन है उसके अंदर जो है दिनांक लिखनी पड़ती है। और जो ही दिनांक वाली लाइन पूरी होती है उस समानांतर लाइन को नहीं लिखना है, छोड़ना पड़ता है। और जो ही दिनांक पूरी हो जाए उसके अगले के अंदर नीचे जो पत्र क्रमांक दिया हुआ है, और इसके अंदर नियम ये रहता है कि पत्र क्रमांक जो जिस विभाग के द्वारा लिखा जा रहा है उस विभाग का जो प्रथम वर्डिंग है, जो प्रथम अक्षर है, उन अक्षरों को कंप्लीटली लिखना पड़ता है। जैसे यहां पर शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर लिखा हुआ है, तो इसका जो प्रथम अक्षर है, शिक्षा का क्षी, विभाग का वी, शासन का सा, सचिवालय का से और जयपुर का जय। यदि आप ये लिख करके उसके बाद क्रमांक के रूप में काल्पनिक अंक कोई भी है, 5 लिख दिया या 8 लिख दिया या 10 लिख दिया, और उसके बाद जो लास्ट, जैसे यहां पर जो उदाहरण के रूप में 16-17 लिखा हुआ है, यहां पर अगर अपन 23-24 लिख देते हैं, 16-17 ये क्योंकि प्रिंटेड पहले का इसलिए यहां पर काल्पनिक अंक 16-17 है, और अपन यहां पर 23-24 लिख देते हैं तो डेफिनेटली ये क्रमांक वाला भाग भी पूरा हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा लेंथी पड़ता है, इसलिए मैंने आपको जो एक अलग फॉर्मेट बताने का प्रयास किया है। इसके अंदर क्योंकि जो फॉर्मेट बताया हुआ उसके अंदर प्रेषक और प्रेषित को दोनों अलग अलग जगह सेट किया हुआ है। जो प्रारंभिक भाग है उसके अंदर प्रेषक को रखा गया है और जहां पर लेटर का एंड हो रहा है वहां पर प्रेषित को रखा गया, मतलब जो भेजने वाला है और जिसको भेजा जा रहा है उसको अलग अलग शो किया गया है। इसका दूसरा जो तरीका है वो इजी इसलिए रहता है कि ये दोनों एक ही बॉक्स के अंदर एक ही जगह पर हो जाते हैं, और फिर जो दूसरा और तीसरा भाग जो रहता है यहाँ पर आपकी दिनांक वाला और पत्र क्रमांक वाला, वो भी उसके नीचे वाली लाइनों में हो जाता है। फिर लैंग्वेजिंग रहती है, लैंग्वेजिंग दोनों प्रारूपों के अंदर भी सेम रहेगी। यदि आप जो मैंने बताया उसकी तरह लिखो या फिर जो यहाँ पर प्रिंटेड है उसकी तरह लिखो, तो लैंग्वेजिंग बीच वाली कम से कम उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के बारे में लिखा जा रहा है तो 3 लाइनें आपको आनी चाहिए। मान लीजिए बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र रखे हुए उसकी सुरक्षा के संदर्भ में हो तो फिर अलग लैंग्वेजिंग होगी। मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग का कोई लेटर है कि चिकित्सा विभाग का जो सचिव है वो अपने अंडर के जितने भी जो अस्पताल होते हैं उनके जो अधीक्षक होते हैं उनको लिखता है तो उनकी लैंग्वेजिंग अलग होगी।
अगर वो जल विभाग को लिख रहे हैं तो उनकी लैंग्वेजिंग अलग होगी, अगर वो बिजली विभाग को लिख रहे हैं उनकी लैंग्वेजिंग अलग होगी। इतना कॉमन सेंस रखना पड़ता है कि कौन से विभाग का अधिकारी अपने जो छोटे अधिकारी को किस संदर्भ में लिख रहा है। एक रूल इसके अंदर यह होता है कि यदि कोई बड़ा ऑफिसर, बड़ी रैंक का ऑफिसर है, वो अपनी छोटे रैंक का ऑफिसर को लिखता है तो निश्चित तौर पर वो निवेदन की लैंग्वेज में नहीं लिखेगा, मतलब वो ऑर्डर या निर्देशन की भाषा में लिखेगा। और यदि अधीनस्थ कोई एम्प्लॉई है, मतलब जो अंडर का कर्मचारी है, छोटा कर्मचारी है, वो अपने सीनियर को लिखे, मतलब बड़े अधिकारी को लिखेगा, तो निश्चित तौर पर वो रिक्वेस्ट के रूप में, निवेदन के रूप में लिखेगा। तो ये तो अर्थशास्त्र के पत्र के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो मैंने बताई। अब जो 4 चीजें और है अर्थशास्त्र की पत्र के साथ साथ, यद्यपि एक क्वेश्चन ये अथवा में आता है तो एक तरफ तो निश्चित तौर पर ये 100% संभावना रहती है कि अथवा के नीचे वाले भाग में या अथवा के ऊपर वाले भाग में अर्थशास्त्र के पत्र ही आना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ अर्थशास्त्र के पत्र ना आकर निविदा, मान लीजिए एक तरफ निविदा आ गई और उस निविदा के अथवा के अंदर आपकी विज्ञप्ति आ गई। यद्यपि ऐसा रेयर केस में देखा गया है, बिल्कुल आज तक जब से ये चैप्टर बना है तब तक नहीं हुआ है, फिर भी अगर इनको लिखना पड़ता है तो कुछ चीजें कॉमन है, जैसे दिनांक है वो अर्थशास्त्र के पत्र में भी लिख रहे हो, यदि निविदा आए, विज्ञप्ति आए, उसके अंदर भी लिखनी पड़ेगी। पत्र क्रमांक है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर मौजूद रहेगा, पत्र क्रमांक भी रहेगा और जो इसका एड्रेस है वो भी रहेगा, चाहे वो अर्थशास्त्र के पत्र हो, निविदा हो, विज्ञप्ति हो, ज्ञापन हो, अधिसूचना कोई भी हो, उसका जो एड्रेस है वो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर 100% उस क्वेश्चन में रहेगा। लेकिन जो उसका फॉर्मेट है वो थोड़ा भिन्न होगा। अर्थशास्त्र पत्र तो होता है, देखिए प्रेषक भी होता है, उसके अंदर परिस्थिति मतलब लिखने वाला भी होता है और जिसको लिख रहा है वो भी होता है। लेकिन ये जो 4 चीजें हैं, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना, इसके अंदर केवल और केवल वो निकालने वाले अधिकारी होते हैं, किसी और को संबोधित करके नहीं लिखते ये। इसलिए वहां पर ध्यान रखना होता है कि केवल उस ऑफिसर का नाम, उसके बाद उस डिपार्टमेंट का नाम और फिर उसको विषय को शो करना पड़ता है। नीचे की जो बीच वाली लैंग्वेजिंग है वो सारे पैटर्न की सेम रहती है, भले आप अर्थशास्त्र के पत्र लिखो तब भी सेम रहती है, निविदा लिखो तब भी सेम रहती है, विज्ञप्ति लिखो तब भी सेम रहती है। केवल थोड़ा थोड़ा बेसिक अंतर है इन दोनों के अंदर, वो आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार हमने आज जो निबंध है और दूसरा जो भाग है अर्थशास्त्र के पत्र है उसको आपके सामने जो है रखने का प्रयास किया है। शुरू से लेकर अंत तक यदि आप इसको पूरा सुनते हैं तो अवश्य ये 10 नंबर के चैप्टर बोर्ड की परीक्षा के अनुसार है तो आप कवर कर सकते हैं। बहुत जल्दी आगे किसी और नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे, तब तक जय हिंद।